बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको वसंत भाग 2 का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची कहानी समझाई, व्याख्या की, उसकी उद्देश्य बताया और साथ ही आपको कहानी से 1 से 5 तक के जो प्रश्न थे उसे समझाया और कहानी से आगे के हिस्से के जो प्रश्न हैं वे शेष बचे हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कहानी से आगे के प्रश्न को आपको समझाऊंगी। 1 से 5 तक के प्रश्नों को आप समझ के अपनी भाषा में अब उसे लिखिए। वीडियो को बार बार सुनिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आगे के प्रश्नों को आपको समझा देती हूँ। इस तरह से आपके सारे प्रश्न पूरे हो जाएंगे। इसके बाद यदि आपको कोई कठिनाई लगे तो आप ऑनलाइन सेशन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं सीधे आपको ले आती हूँ कहानी से आगे के प्रश्न पर और उस प्रश्न को पढ़कर उसे समझाऊंगी, तो आप भी मेरे साथ तैयार हो जाइए। तो कहानी का पहला प्रश्न, कहानी से आगे का जो पहला प्रश्न है, मैं उसे पढ़कर आपको समझाती हूँ। कहानी से आगे का जो पहला प्रश्न है वो है, इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर भी अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। बहुत ध्यान से मेरे प्रश्न को आप सुनिएगा। इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। तो देखिए, मैंने आपको प्रश्न पढ़ के सुनाया। अब इस प्रश्न में वास्तव में क्या पूछा गया है उसको मैं अपने शब्दों में आपको समझा देती हूँ, ताकि आपको प्रश्नावली की जो भाषा है उसमें किसी तरीके का संशय न हो, क्या पूछा गया ये आपको दिक्कत ना आए। तो इसमें पूछा ये गया है, कहानी तो आपको याद ही होगी कि नन्ही सी चिड़िया जो घूमते फिरते अपने घर को छोड़कर माधवदास के बगीचे में बैठ जाती है और माधवदास उसकी सुंदरता को देखकर वो सोचता है कि मेरा जीवन में बिल्कुल अकेला है, काश ये चिड़िया मेरे घर में रुक जाती, मैं इसके लिए सब सुख सुविधाएं कर दूंगा। तो सारी चीज़ें उसको समझाता है, बुझाता है, लेकिन चिड़िया कुछ नहीं सुनती। बस उसे एकमात्र की ये धुन थी कि वो किसी भी तरह से उसके चंगुल से निकल जाए। तो पूछा भी यही है कि घर से बहुत दूर गई और वापस अपने घोंसले में पहुंच गई। उसी तरीके से देखिए, मधुमक्खियां हैं, चींटियां हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, प्रकृति के अन्य सभी चीज़ें हैं, सब में एक अनुशासनबद्धता होती है। निश्चित समय से निकलना और निश्चित समय पर उसका अंत होना। तो हमें कहाँ कहाँ ये अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है, आप उनको देखिए। आप पशु पक्षियों में अनुशासनबद्धता कितनी बढ़िया देखेंगे। जब कभी सूरज उगता है तो चिड़िया जितनी होती हैं सब अपने घोंसले से निकलती हैं चारे के खोज में, चहचहाते हुए पूरे झुंड के साथ अपने चारे को ढूंढने के लिए पूरी झुंड के साथ वो निकल पड़ती हैं और कहाँ बिखर जाती हैं दूर दराज क्षेत्र आसमानों में, कहीं कुछ पता नहीं होता है। लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है फिर ये झुंड में इकट्ठी होती हैं, जाने कहाँ कहाँ से, और झुंड के साथ वे अपने घोंसलों, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा अपने घोंसलों की तरफ बढ़ती रहती हैं। तो देखिए, एक अनुशासनबद्धता इसमें है। निश्चित समय पर निकलना, निश्चित समय पर वापस आना।
तो कितनी अच्छी बात बताई गई। हमारे ग्रह नक्षत्रों में सूर्य को आप देखते हैं, एक निश्चित समय होता है उसके निकलने का, वो उसी पे निकलता है, और जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती रहती है, शाम का आभास हमें आपको होने लगता है, वैसे वैसे दिन ढलने की सूचना मिलने लगती है हमको, और सूरज शाम होते ही छिपने की तैयारी कर लेता है, और जैसे ही अंधेरा होने के पूर्व अचानक सूरज छुपता है कि अंधेरा हो जाता है। तो उसका भी एक निश्चित समय है, निश्चित समय पे उगना और निश्चित समय पर अस्त होना, तो ये भी एक निश्चित क्रम है। दिन रात की प्रवृत्तियाँ, दिन और रात का जो क्रम होता है वो भी कि निश्चित है, इतने समय, इतने घंटे और इतनी घड़ी के बाद दिन खत्म होगा, रात आएगी, और रात खत्म होगी तो दिन आएगा, तो ये भी एक निश्चित क्रम है। और आप देख लीजिए, ग्वाले हैं अपने गायों को चराने ले जाते हैं, भेड़ें हैं चरने जाती हैं, झुंड में जाती हैं, दिन भर वो बिखर करके चरती हैं, और जैसे ही शाम होने को होता है वे चरवाहे के अगल बगल स्वतः इकट्ठे होने लगती हैं एक आवाज़ सुनते ही, और सब पीछे पीछे चले। नियम, इसको कहते हैं अनुशासनबद्धता। तो यही यहाँ पूछा गया कि कहाँ कहाँ आपको दिखता है। मैंने दो एक उदाहरण आपको समझा दिए, अगर आपको इसके अलावा भी कहीं याद आता हो तो आप उसको भी प्रश्न के उत्तर के साथ जोड़ सकते हैं। तो आपको संभवतः ये बात समझ में आ गई होगी कि स्वाभाविक अनुशासन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। और आपने चींटियों को देखा है, जब ये किसी जगह से निकलती हैं तो सीधी एक लाइन में चलती हैं, एकदम जैसे लगेगा पेंसिल से कोई लकीर खींच दी। ये अनुशासनबद्धता ही तो हुई। उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि लाइन में चलो, लेकिन वो अपने नियम से, अपने तरीके से एकदम सीधी चलती हैं। तो जब ये झुंड में निकलती हैं तब, तो इस तरीके से आपको जहाँ जहाँ भी अनुशासनबद्धता देखने को मिलती हो उसे आप याद करिए, सोचिए और उसके बारे में लिखिए। अब दूसरा प्रश्न पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या है और फिर आपको समझाते हैं। सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे। मैंने आपको इस तरह से बहुत सारे पाठ पीछे पढ़ाए हैं, हम पंछी, उन्मुक्त गगन के, या और भी दो एक पाठ होंगे, चिड़िया को पिंजरे में बंद करें, आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। तो आपको खुद ही सोचने के अंदर आपको सारी चीज़ समझ में आ जाती होंगी कि वास्तव में प्रश्न क्या कह रहा है। तो आप खुद सोच के देखिए इस चीज़ को। तो आपसे पूछा गया क्या आप स्वीकार करेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बच्चा ये कहेगा हाँ मुझे सुख सुविधाएं दे दो, सब अच्छा खाने पीने को दे दो, सारी सुविधाएं दे दो, खेलने का सामान दे दो और एक कमरे में बंद कर दो। नहीं, कतई नहीं। जो स्वाभाविक गुण होता है, बचपन में जो खेलना कूदना पसंद होता है, पंछी को जो उड़ना पसंद होता है, अगर उसकी आप स्वाभाविक प्रक्रिया रोक देंगे तो कभी भी वो खुश नहीं रह सकता। तो यही पूछा है कि क्या आप स्वीकार करेंगे। तो इसका उत्तर सोचिए आप कि क्या हो सकता है। आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि आपको स्वाधीनता पसंद है या प्रलोभनों वाली पराधीनता। प्रलोभन मतलब होता है लालच, लालच से भरी, मतलब आपको लोग कह के हम अच्छे अच्छे चॉकलेट देंगे, मिठाइयाँ देंगे, आपको सुख सुविधाएं देंगे, बढ़िया खिलौने देंगे और आप यहीं रुक जाओ, तो क्या आप रुकना चाहेंगे। संभवतः हर बच्चे का यही उत्तर होगा कि नहीं, कतई नहीं। हर बच्चे को अपने माँ के पास जो सुख मिलता है वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो अपनी माँ के घर रहकर, माँ के पास रहकर, उसके आंचल की छाया में रहकर, रूखा सूखा खाकर सारी दुनिया का सुख पा सकता है। लेकिन किसी पराये के पास आप चाहे उसे कितना भी सुख सुविधाओं से भर कर रख दीजिए, उसे अपनी माँ की याद आएगी ही और कभी भी वो रुकना नहीं चाहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपका भी उत्तर यही होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता, पराधीन सपने सुख नाही। तुलसीदास जी की ये जो लाइन है,
पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता। पराधीन सपने हो सुख नाही, कि सपने में भी सुख नहीं मिलता। तो सच बात है, अगर हम आप किसी के अधीन हो जाएंगे तो हमें लाख सुख सुविधाएं हों, लेकिन मुझे उसके इशारे पर नाचना होगा। वो जैसे कहेगा उठना, जैसे बैठना, जैसे खाने को देगा, हम अपनी इच्छा उसमें आरोपित नहीं कर सकते। तो यही होता है कि पराधीनता में सुख की अनुभूति कभी नहीं हो सकती, सपने में भी नहीं हो सकती। तो यही सारे कारण यहाँ पूछे गए हैं कि कारणों को पढ़ें और उस पर विचार करें। तो देखिए कारण क्या क्या दिए हैं, मैं पहले उसको समझा दूं। क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। अगर हम किसी को पराधीन बना लेते हैं, किसी को कैद में करके रख लें, तो निश्चित है कि हम स्वयं सुखी नहीं हो सकते। रात दिन वो व्यक्ति, वह जो जिसको हमने जबरदस्ती बिना चाहे पराधीन बना लिया है, उसके क्लेश, उसके कष्ट, उसके दुख को देख देख कर वह किसी भी प्रकार से सुखी तो नहीं रहेगा, चाहे उसे कितनी भी सुख सुविधाएं आप क्यों न प्रदान कर दें। मैंने ऊपर के प्रश्न में आपको पहले भी दूसरे वाले में जो प्रश्न लंबा चौड़ा पूछा गया उसमें यही समझाया है, और वही चीज़ आगे पूछी जा रही है। तो आपको बिल्कुल पता है कि आप पराधीन सुख सपने होना ही, पराधीनता में अगर आप हैं तो आपको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है। आप अगर सपना देख रहे हैं कि आप किसी की कैद में हैं, तो आप वहाँ भी नींद में घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और सोचेंगे कितना जल्दी हम यहाँ से निकल भागे, और उसी में कभी कभी लोग सपने में चीख पड़ते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि पराधीनता कभी सुख की अनुभूति दे ही नहीं सकता। आपको यही सोच के समझ के यहाँ लिखना है। फिर दूसरा पूछा, क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना नहीं चाहता। पराधीन व्यक्ति सुख के सपने कहाँ से देखेगा? वो तो दूसरों के इशारों पर चलता है। उसका जीना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना और सांसें दूसरों के बस में होती हैं, वो दूसरों के सहारे चलती हैं, तो कहाँ से हो सकता है? फिर अगर आगे का कहा है ग में, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। सच्ची बात है, अगर हम दूसरे के चंगुल में है, पराधीनता को स्वीकार कर लिए हैं, तो फिर हमें अपनी इच्छा, स्वेच्छा से हम कोई कार्य नहीं कर सकते। सुख के सपने देखने का हमें अधिकार ही नहीं है, समय नहीं है, हम चाह के भी नहीं कर पाएंगे। तो यही इन्होंने कहा है कि आपको स्वाधीनता पसंद है या प्रलोभनों वाली पराधीनता। तो मैंने आपको बड़े विस्तार से ये बात समझाई है और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे अवश्य लिख सकते हैं। अब मैं बढ़ती हूँ अनुमान और कल्पना के प्रश्न की तरफ। अनुमान और कल्पना के प्रश्न को मैं पढ़ूं, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगी। आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु, पक्षी, इन तीनों में ही माएँ अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखती हैं। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि आप मनुष्य अपने बच्चे को कैसे पालता है वो सोचिए, फिर आप पशु पक्षी का कोई उदाहरण दिमाग में रखिए, फिर उसको देखिए, फिर उसके बाद पशुओं का देखिए और पक्षी का देखिए। तो तीनों की माताएं अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करती हैं, ये चीज़ दिमाग में रखकर आप इसके प्रश्न का उत्तर आपको सोचना है। तो देखिए, मैं एक एक चीज़ को आपको समझा दूं, एक एक चीज़ की चर्चा कर दूं। मनुष्य की बात करते हैं सबसे पहले। तो मनुष्यों में जो माताएं होती हैं 9 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे का लालन पालन करती हैं, अपने रक्त से उस नन्हे से बच्चे को सींचती हैं। वो माँ के गर्भ में ही रहकर भोजन प्राप्त करता है, माँ की सांसों से सांस लेता है, माँ की अनुभूतियों से अनुभूति सीखता है। तो उस 9 महीने के बीच में बच्चा सब कुछ अपनी माँ से सीखता है। और जब जन्म लेता है तो आपने देखा ही होगा कि माँ अपने बच्चे को किस तरह से दुलार करती है, किस तरीके से सेवा करती है, कैसे उसे
लालन पालन करती है, उस नन्हे से बच्चे को कैसे सूखे में लिटा के स्वयं गीले में लेटने को तैयार होती है। यानी कि वो नन्हा सा बच्चा माँ की सेवा से एक एक दिन करते हुए बढ़ जाता है। फिर वो पेट के बल होता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर वो खड़ा होना बैठना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, फिर खड़े होकर वो चलना सीखता है। तो आप खुद देखिए कि माताएं किस तरह से बच्चों का लालन पालन करती हैं। अपने मुख में निवाला डालने के पहले वे अपने नन्हे से बच्चे के मुख में निवाला डाल के, दूध डाल के उसको अच्छी भरपूर प्रेम पूर्वक सुला करके तब वो अपने मुख में निवाला डालती हैं। माताएं किस तरह सेवा करती हैं। आज हम सब जो हैं ये क्या है, माँ की सेवा का ही तो परिणाम है। माँ ने ही तो आपको पाला पोसा बड़ा किया, तब आप कक्षा 7 तक पहुँच गए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो मनुष्यों का स्वभाव मैंने आपको बताया, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। पशुओं की बात कर लेते हैं। जानवरों के बच्चे जो होते हैं, माँ वो भी अपने माँ के गर्भ में रहने के बाद जब वो जन्म लेते हैं तो माताएं उन्हें जीभ से चाट चाट करके दूध पिलाती हैं, चाट चाट करके खड़ा करती हैं, दुलार करती हैं, प्रेम देती हैं। और अपने उनके पास मनुष्यों की तरह हाथ पैर नहीं है कि कंधे पे बिठा, लेकिन आपने बंदरों को देखा है पेट में चिपका के बच्चों को रखते हैं, किस तरीके से चिपकाए रखते हैं। और कहीं भी जाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो उनका ध्यान जरूर रखते हैं। अगर किसी कारण से बच्चा कहीं बैठा है तो वहाँ से बंदर जो है कभी हट नहीं सकता। ये प्रवृत्ति होती है माताओं की, वो पेट में चिपकाए रहेंगी, एक हाथ से पकड़े रहेंगी, कूदते उछलते समय उसे दबाए रखेंगी। आपने तमाम चीज़ें, तमाम ऐसी चीज़ों को डिस्कवरी चैनल जैसी चीज़ों पे देखा होगा और संभवतः उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से जानते होंगे। फिर पक्षियों की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। पक्षियों में क्या होता है, आप चिड़ियों को देखा होगा, जब वो अंडे होते हैं तो कैसे मादा पक्षी जो रहता है उसको उसके ऊपर बैठ कर उसको उसका सेती है, उसे किस तरीके से कि बच्चे 2 से 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते, 10 दिन जो भी होता है उसको सेवन उसका करके फिर उसमें से जब बच्चे निकलते हैं तो नन्हे से होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं। और माँ उन बच्चों को अपने पंखों में छिपाकर गर्मी देती है, उनके साथ पंखों के भीतर रखती है, इतने प्रेम पूर्वक रखती है कि उन बच्चों को जरा भी कष्ट न हो। फिर जब बच्चे घोंसले में बैठे रहते हैं तो वो उड़ के जाती है, कहीं से चारा खोजेगी, ले आएगी एक तिनका, एक दाना और मुंह खोल के अपनी चोंच से उसके मुंह में डालती है। और इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए वो उन बच्चों को पालती है। बिल्ली के बच्चों की बात कर लेते हैं कि बिल्ली के बच्चे देखिए कितने मासूम से छोटे, कुत्ते के बच्चे, बिल्ली के बच्चे हैं। माताएं क्या करती हैं, ये इनको दूध का सेवन तो कराती ही हैं, लालन पालन तो करती हैं, लेकिन जन्म देने के बाद अगर कभी कोई मनुष्य बगल से कभी उनके बच्चों को छूने तक की कोशिश अगर करे तो वे काट लेंगी। तो इस तरीके से माँ जो होती है, चाहे वो किसी भी जीव जंतु की हो, चाहे मनुष्यों में हो, पशु पक्षियों में हो, बिल्ली अपने मुंह में दबाकर अपने बच्चे को ले जाती है, कुत्ते बिल्ली क्योंकि। लेकिन कभी आपको देख के ऐसा लगता है कि वो दबा है, हमें आपको लगता होगा, लेकिन वो कितने प्यार से उसको गले से पकड़कर जरा सा भी दबाव नहीं लगता और उठा के लेके चली जाती है। तो ये होता है जीव जंतु के अंदर भी माँ का प्यार। पूरी कहानी इसी पर आधारित है। वो नन्ही सी जो चिड़िया की बच्ची है, वो चिड़िया की बच्ची किस तरह से माँ के लिए तड़पती है, किस तरीके से चंगुल से बच के निकल जाना चाहती है। और जब माधव दास अपने नौकरों को इशारा करता है, बुलाता है कि उसे आके पकड़ ले जाए, तो वो उसके चंगुल से निकलने के लिए पूरा ध्यान अपनी ओर खींच के उसको बातों में उलझा देता है। और जैसे ही उसको इस बात का एहसास होता है कि कोई कठोर सा स्पर्श उसकी देह को छू गया है तो वो घबरा जाती है और चीखते हुए उड़ जाती है। उस इतनी तेज गति से उड़ती है कि वो अपनी सांसें आकर माँ की गोद में ही लेती है।
फपक फपक कर सुबक सुबक कर माँ की गोद में छिप जाती है। ये होता है माँ, इसे कहते हैं माँ। माँ का जो स्वरूप है उसकी तुलना संसार में किसी चीज से नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर यही बताया है कि प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने आपको मनुष्यों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, सभी जीव जंतुओं को देखिए, सबके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए सारी चीज़ें समझाई कि आप उसको देखिए और उसको अनुभूति लीजिए, उससे अनुभव कीजिए कि किस तरीके से माँ और बच्चे का जीवन एक दूसरे पर आधारित है। माँ अगर बच्चे को त्याग दे तो बच्चा जीवित नहीं रहेगा। माँ बच्चा न बोलना सीख सकता है, न वो चलना सीख सकता है, न उसका लालन पालन हो सकता है, न एक स्वस्थ प्राणी बन सकता है। तो ये माँ का ही काम है, माँ का ही दायित्व है। और माँ ही ऐसी अद्भुत ईश्वरीय देन है जो इंसान को इंसान बना देती है। इस तरीके से माँ के स्वरूप को आप अपने अनुमान और अपनी कल्पना के आधार पर खूब सुंदर शब्दों में अच्छे से लिखिएगा, तो आपकी भी भावनाएं मेरी तरह से बढ़ती जाएंगी और आप लिखना भी सीखेंगे। देखिए, जब छोटी मोटी चीज़ें बताने लगिए तो समय का ध्यान नहीं रहता है, ये लगता है कि कुछ और बता दें, कुछ और बता दें। तो इसीलिए मैं आपको ये अनुमान और कल्पना से लिखने वाली चीज़ें, फिर भी मैंने आपको बहुत कुछ इसमें समझाया है, उसको सुनकर अब आप अपने शब्दों में इसे लिखिए। अब मैं अनुमान और कल्पना से आगे बढ़ते हुए पाठ के भाषा के प्रश्नों पर आ जाती हूँ। और भाषा के जो प्रश्न होते हैं वे व्याकरण का अंश होता है इसमें, यानी कि आपके व्याकरण के प्रश्नों में इसे समेट कर आपसे पूछा जाता है कि निर्देशानुसार उत्तर दें। तो ये आपको जब तक समझाएंगे नहीं तब तक आप इसे कर नहीं सकते। तो मैं इसको समझाती हूँ, फिर आप इसको करिएगा। तो मैं इस भाषा के प्रश्न का पहला प्रश्न पढ़ती हूँ कि पहला प्रश्न क्या है इसमें। पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार से प्रयोग हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, पर शब्द का 3 तरह से प्रयोग किया गया है। कौन कौन सा वो सेंटेंस में लिखा है, वाक्य में लिखा है, मैं उसे पढ़ के फिर आपको समझाती हूँ। तो पहले में क में क्या लिखा है, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। पहले मैं सब पढ़ूंगी फिर समझाऊंगी। ख में कहा है कभी पर हिलाती थी। तीसरा है पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई। अब देखिए, यहाँ तीनों में पर शब्द का प्रयोग है। स्पेलिंग और मात्राएं एक सी हैं, लेकिन भावार्थ उनके अलग अलग हैं। एक शब्द के अनेकार्थी शब्द इसमें दिखाई पड़ेंगे, तो आपको एक के अनेकार्थी शब्द जो होते हैं वही यहाँ समझाना है। तो पहले वाक्य में शब्द दिया है गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, यानी गुलाब की डाली के ऊपर। यहाँ जो पर शब्द आया है वो ऊपर के अर्थ में है, ऊपर एक चिड़िया आकर बैठ गई। तो पहले क वाक्य में पर शब्द जो है ऊपर के अर्थ में आया है। अब दूसरा देखिए, कभी पर हिलाती थी। अब ख वाक्य में जो पर आया है वो पंख के लिए, कभी पंख हिलाती थी। तो यहाँ पर जो पर शब्द है वो पंख हिलाने के लिए कहा गया, तो यहाँ पर पंख, पर का मतलब पंख हुआ। तीसरा वाक्य है पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। अब यहाँ पर जो पर आया है वो परंतु के अर्थ में है, परंतु योजक है, परंतु है। तो यहाँ पर 3 तरह से अर्थ निकले। अब आगे क्या लिखा है उसको सुनिए। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए। मैंने तीनों उद्देश्य बता दिया आपको, पहले में ऊपर, दूसरे में पंख और तीसरे में परंतु योजक। तो 3 उद्देश्य से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग ऐसे ही 3 वाक्य बनाइए जिनमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर का प्रयोग हुआ हो। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये वाक्य नहीं लिखने हैं, आप
ये तीनों के जो अलग अलग अर्थ मैंने बताया, पर का मतलब ऊपर, पर का मतलब पंख, पर का मतलब परंतु। अब आप ऊपर, पंख और परंतु के भाव से पर को जोड़कर तीन कुछ अलग वाक्य बनाइए, तब आपको समझ में ये स्वयं आ जाएगा कि पर का प्रयोग कैसे हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि भाषा का ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको और कुछ प्रश्न बता दूं, जिसको आप देखिए, सुनिए और फिर करिएगा। तो पाठ में तैने शब्द पे ध्यान दीजिए। तैने बोल्ड कर दिया है क्वेश्चन में। तैने क्षण भर खुश करियो, तीन वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने, क्षण भर और खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह से कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए। अब आपको ये तीन उदाहरण दिए हैं, पाठ में आप और ढूंढिए। अगर पाठ में नहीं मिलता है आपको, तो अपने आप बोलचाल की भाषा में आप सोचिए कि बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्द, आपको कुछ थोड़ा याद दिला दूं। दादी माँ पाठ में ऐसे तमाम प्रश्न आए हैं जो बोलचाल की भाषा के हैं, उनकी खड़ी बोली कुछ और रूप होता है। आपके पिछले पढ़े हुए पाठों में कई जगह ऐसे आए हैं बोलचाल के रूप और उनका खड़ी बोली। तो आप उसको स्मरण कीजिए, दोहराइए और उसको ढूंढिए, फिर आप जाके उन प्रश्नों को करिए। तो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे करियो किया है, तो करियो का शब्द जो होता है खड़ी बोली में कीजिए, कीजिए के अर्थ में है। और क्षण भर का तो क्षण भर होता ही है। तो और उसका जैसे तैने लिखा है, उसी तरह भाषा में बोलचाल मन्ने होता है। मन्ने, मन्ने शब्द आपने शायद सुना होगा, मुझे के अर्थ में कई जगह बोला जाता है। महाराष्ट्रीय भाषा में, पंजाबी भाषा में, बहुत जगह ऐसे प्रश्नों बोलियों के रूप होते हैं। और वो क्षेत्रीय बोली बोलते चालते फिल्मों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, गीतों की पंक्तियों के माध्यम से प्रायः आम आदमी तक पहुंच जाती हैं, यानी वो बोलचाल की भाषा बन जाती है। महाराष्ट्रीय भाषा के बहुतेरे शब्द जो फिल्मों में प्रयोग किए जाते हैं, वो आम बोलचाल की भाषा बन जाती है। युवा वर्ग उसको बहुत पसंद करता है, तो उसको बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर लेता है। लेकिन वास्तव में वो जो खड़ी बोली शब्द का जो रूप होता है, वो इसमें दिखाया गया रहता है। तो इस तरीके से आप उसको सोचिए। मैंने आपको उदाहरण के रूप में याद भी दिला दिया कि पीछे के कई पाठों में ऐसे प्रश्न हैं जिनका कि ग्रामीण और देशज शब्द कुछ और है और खड़ी बोली में कुछ और कहा जाता है। तो आप उसकी पुनरावृत्ति करें तो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें और कहा गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको मैंने सारे प्रश्नों को समझाया, पाठों को समझाया। अब आपको ये भी बता दें कि पाठ पर आधारित एक शब्द वाले उत्तर जो होते हैं, जिनके उत्तर एक शब्द में दिए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पाठों के बीच से भी बनाए रहते हैं, पाठों के बीच से भी। तो उस प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आप पाठ को बार बार पुनरावृत्ति करेंगे। और ये आपको, अगर आपने पीछे जो वीडियो आपको देखने को मिले हैं उनको भी बार बार सुनेंगे, तो भी आप इन सारी समस्याओं का, या इसमें जो वन वर्ड आंसर होते हैं, बहुत संक्षिप्त उत्तर वाले जो होते हैं, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। जिसमें आपको पाठ के लेखक और रचनाकार का नाम पूछा जा सकता है, जिसमें आप चिड़िया का स्वरूप पूछा जा सकता है, माधवदास क्या था, कौन था, क्या क्या सुख सुविधाएं उसके पास थी। बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है चिड़िया कैसी थी, माधवदास किसका निर्माण करवाया था, माधवदास ने मतलब किसका निर्माण करवाया था। तो उसके पास कहा था ना कि कोठी पे कोठी, बगीचे पे बगीचा, तमाम कुछ चीज़ें थी। लेकिन फिर ये भी पूछा जा सकता है कि माधवदास का जीवन कैसा था। तो बहुत सारे प्रश्न इस छोटे छोटे इस पे बन सकते हैं। लेकिन
जब तक आप पाठ की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, आप पाठ के बीच में पूछे गए प्रश्नों को भली प्रकार नहीं लिख सकते। इसलिए बच्चों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी भी चीज़ को इतने हल्के में न लें। आप पाठों की बार बार पुनरावृत्ति करें। कहानी अच्छी है, आप पढ़कर अपने छोटे भाई बहनों को सुनाइए। उससे आपको दोहरा फ़ायदा होगा कि आपको कहानी याद हो जाएगी और बच्चे को भी अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगी, तो आप उसमें संक्षिप्त प्रश्नों को बिना परिश्रम किए, बिना बहुत ज़्यादा परिश्रम किए ही आप उन प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से लिख लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आया होगा, कहानी रोचक लगी होगी। तो कुल मिला के मैंने आपको सारे प्रश्न इस पाठ के करा दिए। अब आपको मुझे ये एक ज़रूरी चीज़ कहनी है कि आप अपने पाठों के सारे प्रश्नों के उत्तर, मेरे बताए उत्तरों को सुनिए बार बार, फिर उसे अपनी भाषा में लिखिए। सुन के अपनी भाषा में लिखिए। जब आप उसे लिखेंगे तो आपको दोबारा उसे याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको आपका जो काम है वो भी पूरा हो जाएगा और आपको पाठ भी समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका सारा कार्य प्रश्नोत्तर कर डालिए और करने के साथ मुझे भेजिए, मैं उसको देखूँगी और फिर नए वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ किसी अगले नए पाठ के साथ।